सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 10 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे केरला से 88 नॉटिकल माइल्स दूर पे कोस्ट ऑफ बाइपोरो में जो है एक शिप है जिसका नाम है MV वैन 503, उसमें आग लग गई और इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने 18 लोगों को इसमें बेसिकली बचाया और 4 क्रू मेंबर्स इसमें लापता हैं। और बेसिकली इसमें कुछ कंटेनर समुद्र में गिर गए और शिप ये बेसिकली कोलंबो से मुंबई जा रहा था, है ना। और इसमें 650 कंटेनर्स थे जिसमें कि 150 में हज़ार्डस केमिकल्स थे और 20 इसमें से समुद्र में गिर गए, जिसकी वजह से सेफ्टी कंसर्न हो गया। तो भी इसमें बेसिकली जो रेस्क्यू और सर्विलेंस का काम चल रहा है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे कुकी मणिपुर के बारे में है। गवर्नमेंट और कुकी जो ग्रुप्स के बीच में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन रूल्स को लेके जो है अगले वीक मीटिंग हो सकती है। बेसिकली यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जो कुकी जो इंसर्जेंट ग्रुप है उसके साथ मीटिंग में जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट के रूल्स पर जो है डिस्कशन किया और जो भी नेशनल हाईवेज ब्लॉक है उनको खोलने की बात की और जो भी वेपन्स लूटे गए हैं उनको सरेंडर करना, है ना, और जो कैंप्स को रीलोकेट करना। और कुकी जो ने बेसिकली यूनियन टेरिटरी की डिमांड जो है दोहराई है और टॉक्स को अगला राउंड अगले हफ्ते होगा। फिर देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे राजस्थान के एक वाटर कंजर्वेशन मॉडल के बारे में है, वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल के बारे में है, जिसको बोलते हैं राजस्थान का कुकास वाटर कंजर्वेशन मॉडल। तो बेसिकली ये जो है जयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये विलेज। और जो इसमें बोलते हैं इसका नाम है इनिशिएटिव का, उसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्म पॉन्ड्स इनिशिएटिव, जो कि राजस्थान के जब सूखा पड़ता है इलाके में पानी जो है सस्टेनेबल रूप से जो है उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली कैसे काम करता है, ये पॉन्ड्स बनाए जाते हैं और 10 फीट गहरे 10 फीट गहरे पॉन्ड्स बनाए जाते हैं और प्लास्टिक लाइंड होते हैं ये बेसिकली, है ना। और जो ज़मीन का 5% हिस्सा जो है सारे किसान का यूज़ होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से बेसिकली जो है ये रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बेसिकली राबी और खारिफ दोनों क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जा सकता है और फेंसिंग भी की जाती है इसमें सुरक्षा के लिए, है ना। और पॉन्ड से बेसिकली जो लाइव स्टॉक है, हॉर्टिकल्चर है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी होता है। और इसमें जो मानसून का रन ऑफ का कंजर्वेशन होता है लगभग 10 करोड़ लीटर का। और जयपुर में जो बेसिकली 99.4% जो खारिफ क्रॉप्स हैं ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ करता है, तो जितना रिचार्ज हो जाता है इससे, है ना। और अब तक 50 पॉन्ड्स बन चुके हैं इसमें। और फार्मर्स का जो एक्सपीरियंस रहा है कि रामफूल के बारे में बताते हैं, जो वहाँ के एक कचरे वाले हैं, तो वहाँ पे पहले बाजरा उगता था, अब ग्राउंडनट और चौलाई भी जो है लगाएंगे इस कंजर्वेशन मैकेनिज़्म से। तो फ्यूचर पोटेंशियल और विजन इसमें बेसिकली क्या है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज में मदद मिलेगी, डेयरी फूड प्रोसेसिंग यूनिट और एग्रीकल्चर मार्केट के नए रास्ते खुलेंगे, सेंटर से सपोर्ट और मल्टीलेटरल एजेंसी से ग्रांट मांग रहे हैं ये बेसिकली। तो ये बेसिकली इसके बारे में बताया जो इनका लोकल कंजर्वेशन मॉडल है वाटर का। सॉरी, थोड़ा कचरे वाला नहीं बोलना चाहिए था, वो गार्बेज कलेक्टर या वेस्ट पिकर है ना, जैसे उनके बारे में बताया हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे जो एक MSC एल्सा शिप था जो कि केरला के कोस्ट पे डूब गया था 25 मई को, तो जिसमें कि प्लास्टिक के नोड्यूल्स है जिनको नर्डल्स बोलते हैं और ये 1 से 5 mm डायमीटर के होते हैं। तो ये बेसिकली माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं जो कि मैरीन लाइफ और कोस्टल लाइफ के लिए डेंजरस होते हैं। तो वही उसी के केस में बेसिकली जो भी लोग अफेक्टेड हुए हैं कोस्टल एरियाज़ में उनको इंश्योरेंस देने का प्लान बना रही है केरला गवर्नमेंट। और यहाँ पे बोल रहे हैं बेसिकली जो अब तक पुलिस ने 23 बैग रिकवर किए हैं, लेकिन अभी और भी शोर पहुँच सकते हैं ये। और ये बेसिकली रामेश्वरम जो है, जो कोस्ट है रामेश्वरम के कोस्टल एरियाज़ पर 20 से ज़्यादा बैग मिले हैं और इनका केमिकल कॉम्पोजिशन भी अभी क्लियर नहीं है। तो लोगों को इन बैग और पैलेट्स को टच करने से मना किया गया है क्योंकि इनका केमिकल कॉम्पोजिशन अभी तक क्लियर नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे आंध्र प्रदेश को नायडू लॉन्चेज ऑफिसेस टू फोकस ऑन स्वर्ण आंध्रा 2047। तो यहाँ पे अनाउंस किया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजन एक्शन प्लान यूनिट ऑफिसेज एट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल, जिसका स्वर्ण आंध्रा 2047 लॉन्च किया है। अर्लियर ये सेंटर का जो विकसित भारत विजन था उससे अलाइन था कि अचीव करना है मोर देन 15% एनुअल ग्रोथ इन द स्टेट
अभी इस चीज़ के लिए स्वर्ण आंध्रा ऑफिसर्स के लिए बेसिकली 10 लाख दिए जाएंगे ऑपरेशंस के लिए ईच यूनिट को, और 9 टीम मेंबर दी जाएंगी। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाने की बात कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट। तो बेसिकली ये कहाँ पे होगा, होलाम्बी कालन, जो कि नॉर्थ दिल्ली का पार्ट है ना। ये इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क बना रही है। तो ये 11.4 एकड़्स में ये रहेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे रहेगा। तो और 15 ईयर का कंसेशन पीरियड के लिए बनेगा ये, और हर साल 51,000 टन जो है ई वेस्ट प्रोसेस करेगा। 106 कैटेगरी जो वेस्ट की होती है उसको मैनेज करेगा। ये बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी में चेंज लाएगा। तो ये पार्क 18 मंथ्स में जो है कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी है। देखते हैं क्या होता है। ई वेस्ट बेसिकली क्या होता है, ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है कि जब ख़राब पुराने या यूज़ ना होने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, है ना, उनको अब काम नहीं कर रहे और उन्हें फेंका जाता है। जैसे पुराने मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप हो गया, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर पार्ट्स, ये सारी चीज़ें हो गई तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में यहाँ पे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने जो डिप्टी पीएम है, फॉरेन मिनिस्टर जो कि बेसिकली बेल्जियम के हैं, तो उनसे मुलाकात की और दोनों देशों के बीच जो है कुछ इश्यूज़ पे चर्चा की, जैसे कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करने की बात की, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और सिक्योरिटी, और क्लीन एनर्जी में कोऑपरेशन, है ना, क्लीन एनर्जी में कोऑपरेशन, मोबिलिटी और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर में भी पार्टनरशिप की बात की, और एंटी टेररिज्म पे बेसिकली जो है बेल्जियम का इंडिया को सपोर्ट मिला है। ठीक है, इंडिया ने भी जो है बेल्जियम की सॉलिडारिटी को अप्रिशिएट किया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। नेक्स्ट न्यूज़ में यहाँ पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली ऑन थ्रेट्स, सॉरी ये न्यूज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेज अर्जेंट हियरिंग ऑफ द तमिलनाडुज प्ली सेंटर ऑन एजुकेशन फंड्स। तो बेसिकली तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग मांगी थी, जिसमें उन्होंने सेंटर पर जो है 2,000 करोड़ रुपए जो है वो से ज़्यादा का जो है समग्र शिक्षा स्कीम के अंडर जो है फ़ंड्स रोकने का आरोप लगाया था कि सेंटर स्टेट को नहीं दे रहा है ये फंड्स, है ना, जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम है। तो कोर्ट ने इसे अर्जेंसी नहीं माना, और 48 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर खतरे में है। और बेसिकली इन्होंने बताया कि जो है ये डेलिबरेटली सेंटर फंड्स रोक रहा है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जो पीएम श्री स्कूल स्कीम है, पीएम श्री स्कूल स्कीम, इसका विरोध कर रहा है तमिलनाडु, और ये अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं होना देना चाहते। तो उससे बेसिकली ये बोलते हैं कि इसकी वजह से सेंटर ये फंड्स रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। तो अभी क्या है बेसिकली कि सीएम स्टालिन जो तमिलनाडु के हैं, उन्होंने लेटर लिखकर फंड्स रिलीज़ करने की डिमांड की है, और तमिलनाडु ने कहा कि सेंटर स्टेट की सेल्फ डिज़ाइंड एजुकेशन पॉलिसी में दखल दे रहा है ना। पीएम श्री स्कीम है क्या, बेसिकली पीएम श्री स्कीम जो है ये पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया से बोलते हैं, और ये एक सेंट्रल स्कीम है जो इंडिया में मॉडल स्कूल्स बनाने के लिए लॉन्च की गई थी, मॉडल स्कूल्स, है ना। ये जो स्कीम है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। तो अब इनका जो मेन गोल होता है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, जैसे स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरीज, लैब्स, वोकेशनल ट्रेनिंग देना, स्किल डेवलप करना, इंक्लूसिव एजुकेशन होना, है ना, स्पेशली जो है SC ST OBC माइनर स्टूडेंट्स, गर्ल्स, इन सब पे, और ग्रीन प्रैक्टिसेस को फोकस करना, ये सब। तो डिफरेंस यही होता है रेगुलर स्कूल और पीएमसी स्कूल में कि बेसिक फैसिलिटीज़ रहती है नॉर्मल में, इसमें अपग्रेडेड फैसिलिटीज़ रहती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। उसमें कन्वेंशनल टीचिंग होती है, इसमें एक्सपेरिमेंटल और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगी। तो ये सब डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे न्यू कोविड वेरिएंट के बारे में है, दैट इज़ डिटेक्टेड इन इंडिया, और उस वेरिएंट का नाम है XFG वेरिएंट। और ये नया कोविड जो वेरिएंट है वो रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन है, और ये पहली बार कनाडा में डिटेक्ट हुआ था। अब जो है ग्लोबल लेवल पर रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। इंडिया में टोटल इसके 163 केसेस हैं, और जो टोटल कोविड के एक्टिव केसेस हैं आज तक वो 6,000 से ज़्यादा हैं इंडिया में, ठीक है। लास्ट 48 आवर्स में ही 769 केसेस आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे पीएम मोदी जो है G7 मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं कनाडा में। उसमें रास्ते में जो है सिप्रस और क्रोशिया विज़िट भी किया उन्होंने, एक सेकंड, ठीक है, सिप्रस और क्रोशिया विज़िट किया। तो वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वहाँ के विज़िट के, जिसमें सिप्रस में क्या हुआ। सिप्रस में बेसिकली
सपोर्ट किया इंडिया को और कंसिस्टेंटली बैक करता है इंडिया को सिप्रस, बेसिकली कश्मीर के इशू पे, है ना, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इशू पे, और सपोर्ट करता है का इंडिया का बिड भी सपोर्ट करता है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप के लिए है ना, NSG के लिए, और जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो है मेंबरशिप के लिए। और इंडिया भी जो है सिप्रस का जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उस पर इसको सपोर्ट करता है UNSC रेजोल्यूशन के बेसिस पे। और सिप्रस जो है वो जो यूरोपियन यूनियन काउंसिल प्रेसिडेंट जो है वो बन सकता है इन 2026, ठीक है। तो अब ये तो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा टॉप लेवल कॉन्टैक्ट के लिए। और फिर क्रोशिया की कुछ विजिट्स के बारे में बताते हैं, क्रोशिया में क्या हुआ। स्ट्रॉन्ग कल्चरल टाइज है इनके साथ क्योंकि इंडोलॉजी स्टडीज़ करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जागरेब के साथ, जो यहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ जागरेब है, ठीक है। और इस्कॉन मंदिर भी यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो इंडिया में जो कि है राधा कृष्ण टेम्पल्स। और MOU डिफेंस कॉपरेशन भी है इनके साथ, डिफेंस कॉपरेशन मेमोरेंडम फॉर अंडरस्टैंडिंग, जो कि रायसीना डायलॉग में साइन हुआ था। और क्रोशिया पार्ट था जो है यूगोस्लाविया का, जो कि जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है, जो कि एक पिलर है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, ठीक है। और तो बेसिकली कंक्लूजन यही है कि बेसिकली बोथ कंट्रीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेंगे, जो हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका भी इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेंगे एज ए इन्वेस्टर एंड पार्टनर्स। IMEC क्या है, बेसिकली इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, एक मल्टी मॉडल मेगा प्रोजेक्ट है ना, जो कि G20 समिट जो हुई थी दिल्ली में उसमें अनाउंस किया गया था। और IMEC एक प्रपोज इकोनॉमिक और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो कि इंडिया को मिडिल ईस्ट से, है ना, इंडिया को मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करेगा और यूरोप से कनेक्ट करेगा, ठीक है, और यूरोप से कनेक्ट करेगा वाया रेल एंड शिपिंग रूट्स। और इसका गोल है कि ट्रेड को तेज़ी और एफिशिएंटली फैसिलिटेट करना। तो कनेक्ट कैसे कर रहा है, बेसिकली इंडिया जाएगा UAE से फिर सऊदी अरेबिया जॉर्डन टू इज़राइल एंड इज़राइल टू यूरोप वाया ग्रीस एंड इटली, ठीक है। ये पूरा जो है स्ट्रक्चर है। तो अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ट्रेड कनेक्टिविटी बढ़ाना मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ, है ना, ट्रेड कनेक्टिविटी, शिपिंग और रेलवे नेटवर्क को डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, है ना, और सस्टेनेबल डेवलप करना, ग्रीन एनर्जी में, डिजिटल हाईवेज़ में, ये सब ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली इंडियन एस्ट्रोनॉट जो हैं शुभांकर शुक्ला जी, जिनका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो है मिशन था फिर से डिले हो गया, जिसका नाम था एक्सियोम 4 मिशन। वो अब 11 जून को होगा, 11 जून, है ना, 5:30 बजे शाम में, ठीक है। और बेसिकली वेदर इश्यूज़ की वजह से हुआ है ना। तो एक्सियोम 4 मिशन क्या है, एक्सियोम 4 मिशन बेसिकली एक प्राइवेट स्पेस मिशन है जो कि नासा और SpaceX मिलके कर रहे हैं, एक पार्टनरशिप में कर रहे हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है भेजा जाता है। और पर्पज़ ये रहेगा कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना, माइक्रोग्रेविटी में टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करना, है ना, फर्दर जो स्पेस के एक्सप्लोरेशंस होंगे उसमें जो है बेसिकली रिसर्च करना। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे जो कई सारे मुंबई लोकल ट्रेन में ओवर क्राउडिंग की वजह से बहुत लोग की जान चली जाती थी। तो पहले जो रेलवेज़ ने जो नॉन AC जो ट्रेन्स होंगी, नॉन AC कोचेज़, उसमें ऑटोमेटिक डोर क्लोज़र लगाने के लिए का डिसीज़न लिया है। पहले प्रोटोटाइप ये 2026 में तैयार हो जाएगा। और नए डिज़ाइन में जो है वेंटिलेशन का भी ध्यान रखा जाएगा। और ओवर क्राउडिंग अब भी बड़ा चैलेंज बना हुआ है इसके बाद भी। जो नेक्स्ट आर्टिकल है बेसिकली यहाँ पे काफ़ी कुछ बताया हुआ है ड्रोन्स के बारे में, हाउ ड्रोन्स आर द न्यू फेस ऑफ द वॉरफेयर। तो बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है इंडिया ने अब जो अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स हैं, जो कि ड्रोन्स भी बोलते हैं, उनको एक्टिवली कॉम्बैट में यूज़ किया। और ये एक टैक्टिकल शिफ्ट है जिसमें ड्रोन्स और प्लस जो स्टैंड ऑफ वेपन्स होते हैं, इन्होंने मिलकर मिलिट्री डॉक्ट्रिन को रीडिफाइन किया है। ग्लोबल एग्जांपल्स देते हैं, जैसे यूक्रेन का जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब ऑपरेशन यूक्रेन का, है ना। और जो म्यांमार के एग्जांपल बताते हैं कि लो कॉस्ट जो ड्रोन्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट डाल सकते हैं, है ना।
और ये यूक्रेन ने वाइड वैरायटी ऑफ ड्रोन्स बनाकर बेसिकली जो और 3D प्रिंटिंग का यूज़ करके ड्रोन वॉरफेयर में इनोवेशन दिखाया है, ठीक है। और इंडिया के प्रिपरेशन की बात करते हैं और चैलेंजेस की बात करते हैं तो चाइना और पाकिस्तान दोनों ने ड्रोन कैपेबिलिटीज़ में काफ़ी इन्वेस्ट किया है। चाइना और पाकिस्तान दोनों ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है ना। इंडिया को भी मॉड्यूलर और मास जो प्रोड्यूस ड्रोन्स डेवलप करने की ज़रूरत है, मॉड्यूलर एंड मास प्रोड्यूस ड्रोन्स ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़रूरत है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो, फ्रीक्वेंसी होपिंग हो, है ना, और रडार इवेजन हो, जो कि रडार से बच सके, रडार इवेजन जैसे फीचर्स हों उसमें, है ना। काउंटर ड्रोन सिस्टम एंड सर्विलेंस की बात करते हैं। ड्रोन्स वल्नरेबल होते हैं, जैमिंग हो सकती है, स्पूफिंग हो सकती है, ठीक है, और एयर डिफेंस के अगेंस्ट। और इंडिया के पास मल्टी लेयर्ड जो है काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हैं जो पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल अटैक्स को रोकने में इफ़ेक्टिव रहे हैं। और फ्यूचर ड्रोन वॉरफेयर में इनोवेशन वर्सेस काउंटर इनोवेशन साइकिल डिसाइसिव होगी। काउंटर इनोवेशन आपने किया, उसका काउंटर इनोवेशन क्या है दूसरे कंट्री के पास, ये एक डिसाइसिव साइकिल होगी, कौन जो है उस वॉर को जीतता है ना। कॉमर्शियल टेक्नोलॉजी और 3D प्रिंटिंग का मिलिट्री यूज़ बताते हैं कि आजकल के ड्रोन्स कॉमर्शियल टेक्नोलॉजी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, है ना, और 3D प्रिंटिंग से बन रहे हैं जो उन्हें चीप और एक्सेसिबल बनाते हैं, है ना। और यूक्रेन, म्यांमार जैसे कंट्रीज़ ने ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को, यूक्रेन और म्यांमार का पहले भी एग्जांपल देखा था हमने, तो ये बेसिकली लोकलाइज़ कर दिया है उसका जो है बनाने के लिए लोकलाइज्ड और रैपिड बनाया मैन्युफैक्चरिंग को। स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन बताते हैं इंडिया के लिए क्या हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया के को एक स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी दी है, स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी, जो कि न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वॉरफेयर के बीच का एक स्पेस एक्सप्लोर करने के लिए है। न्यूक्लियर और जो कन्वेंशनल वॉरफेयर जो पहले वो जैसे लड़ा जाता था वॉरफेयर, उसके बीच की कहीं पॉसिबिलिटी है ये स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी। चाइना पाकिस्तान ड्रोन पार्टनरशिप से इंडिया के लिए मल्टी लेयर्ड थ्रेट बना है, स्पेशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। और इंडिया को एसिमेट्रिक डिफेंस स्ट्रेटजी के रूप में ड्रोन्स का सही इस्तेमाल करना होगा, ये बेसिकली इसमें बोला है। और इंडस्ट्रियल बेस बताते हैं और फ्यूचर के लिए बताते हैं। यूक्रेन वॉर से सबसे बड़ा सबक मिलता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस होना ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस, है ना, इंडस्ट्रियल बेस होना ज़रूरी है जो हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट को सस्टेन कर सके। इंडिया को ड्रोन प्रोडक्शन और लॉइटरिंग म्यूनिशन, है ना, और मिसाइल स्टॉकपाइल के लिए जो है और स्केलेबल और सर्ज रेडी सिस्टम बनाना होगा, और भी ज़्यादा स्केलेबल और सर्ज रेडी सिस्टम बनाना होगा। और प्रोक्योरमेंट क्लैरिटी भी होनी चाहिए। डिमांड सर्टेनिटी के बिना प्राइवेट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट जो है से कतराती है बेसिकली, तो उसके लिए प्रोक्योरमेंट क्लैरिटी होनी चाहिए। जो ये लोग बनाएंगे तो कैसे उसको प्रोक्योर किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, इससे रिजॉल्व होगा ये सारा। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स शिफ्ट मनी आउट ऑफ दिल्ली टू प्रॉमिसिंग महाराष्ट्र। तो एफडीआई का जो मेजर पार्ट है वो बेसिकली 5 स्टेट्स में जो है वो सिमटा हुआ है। ये 75 to 90% तक का हिस्सा रखते हैं, शेयर है इसमें। जैसे टॉप 3 एफडीआई हब्स जो बोलते हैं वो बेसिकली महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात मिलके बनाते हैं। बट इनकी रैंकिंग्स में और शेयर में काफ़ी शिफ्ट आया है। जैसे कि दिल्ली की बात करेंगे तो 2015-16 में ये $12.7 बिलियन एफडीआई आया था, वो कि अब जो है 2024-25 में ये घटकर जो है सिर्फ $6 बिलियन पर आ गया है। तो ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा गिरावट आया है इसमें। और महाराष्ट्र में देखें तो बेसिकली महाराष्ट्र में ये एफडीआई बढ़ गया है, जो पहले 15-16 में लगभग $9.5 बिलियन था, वो अब $19.6 बिलियन हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा एफडीआई का शेयर है। क्लियरली इन्वेस्टर्स का पहला चॉइस बन गया है महाराष्ट्र। और कर्नाटका में भी बेसिकली 2024-25 में जो 2015-16 में इसका शेयर 10% था सारे स्टेट्स को मिलाएं तो, दो की बढ़कर 13% हो गया कर्नाटका में भी। तो कर्नाटका में भी बढ़ रहा है एफडीआई। और गुजरात में जो है बेसिकली भी बढ़ गया है, 6% से 11% हो गया। यहाँ पे 6% था, यहाँ 11% हो गया गुजरात में।
तमिलनाडु में थोड़ा सा गिरावट है। तमिलनाडु में 11% FDI था पहले 15-16 में, जो कि घटकर 7.7% हो गया। तो एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट ये है कि बेसिकली ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ के चलते इन्वेस्टर्स सेफ बेट्स जो है वो प्रेफर कर रहे हैं, है ना, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज़ और रिटर्न्स जो है बेसिकली उनके लिए प्रेडिक्टेबल हो। ठीक है, प्रेडिक्ट कर पाएँ कितना उनको मुनाफा मिलेगा। ठीक है, और मुंबई और महाराष्ट्र जैसे प्लेसेस इस्टेब्लिश्ड इकोसिस्टम होने के कारण और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन गए हैं, ये इसमें बोलना है। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली यहाँ पे जो जो आपका SEZ होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उसके रूल्स में कुछ बदलाव किए गए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को। तो अब जो रूल्स चेंज किए गए हैं उसमें बेसिकली क्या है कि पहले जो मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट होती थी वो 50 हेक्टेयर होती थी, वो अब घटाकर 10 हेक्टेयर कर दी गई है। ठीक है, कॉन्टीन्यूस लैंड चलेगा 10 हेक्टेयर मिनिमम। और रूल 18 के तहत जो सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उसके अंदर जो है वो पहले क्या है कि सिर्फ बाहरी सामान बेच सकते थे, अब जो है डोमेस्टिकली भी सामान को बेच सकेंगे, है ना, डोमेस्टिकली जो है बेच सकेंगे। फिर उसके बाद में रूल 7 में क्या बोलते हैं, बेसिकली जो SEZ की ज़मीन होती है, SEZ लैंड, वो मॉर्टगेज या लीज्ड हो सकती है। ठीक है, मॉर्टगेज या लीज्ड भी हो सकती है अगर ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को दी गई हो। ठीक है, तो न्यू SEZ अप्रूवल में जो है 2 न्यू SEZs को अप्रूव किया गया है, यूनिट्स को, जिसमें माइक्रॉन सेमीकंडक्टर है। माइक्रॉन सेमीकंडक्टर ये सनंद गुजरात में है। ठीक है, और दूसरी जो है वो बेसिकली एक्वस है, ये धारावड़ कर्नाटका में है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट का एम है वो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को जो है, कैपिटल इंटेंसिव दोनों सेक्टर हैं, है ना, और काफ़ी ज़्यादा कैपिटल मांगते हैं और इंपोर्ट डिपेंडेंट है। इंपोर्ट होती हैं काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स, है ना, इंपोर्ट डिपेंडेंट है और प्रॉफिट में आने में समय लगेगा। इसलिए इन सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए SEZ रूल्स को फ्लेक्सिबल बनाया गया है। और जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हैं इसमें कि हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जो है वो बढ़ेगा और देश में जो है स्किल्ड जॉब्स जो है वो भी बेसिकली इंक्रीज़ होंगे, है ना। SEZs बेसिकली क्या होते हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये ऐसे एरियाज़, स्पेशल एरियाज़ होते हैं जहाँ बिज़नेस और इंडस्ट्रीज़ को जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जैसे कि टैक्स में एग्जम्पशन मिलता है ना, और रिलैक्स्ड रूल्स भी काफ़ी रिलैक्स होते हैं इनके लिए, और अप्रूवल भी काफ़ी फास्ट मिलता है इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े और एक्सपोर्ट प्रमोट हो, और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को फैसिलिटेट करता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता है बेसिकली। पहले सिर्फ यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते थे वो सिर्फ एक्सपोर्ट किए जा सकते थे, अब जो रूल्स चेंज किए गए उसमें बेसिकली क्या है, डोमेस्टिक भी अब जो है बेच सकेंगे, है ना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रहता है, इसमें बेसिकली FDI को प्रमोट किया जाता है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना। तो ये होता है SEZ, जो कि अब इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स जो रूल्स चेंज किए वो मैंने बता दिया। 50 हेक्टेयर पहले रिक्वायरमेंट थी लैंड की, अब 10 हेक्टेयर हो गई है, और डोमेस्टिकली भी बेच सकेंगे इसको। और जो अगर सेंटर मॉर्टगेज और लीज लैंड भी चलेगा, है ना, अगर ये सेंटर या स्टेट को दी गई हो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे नाटो के बारे में है। नाटो कॉल्स फॉर 400% राइज इन ब्लॉक्स डिफेंस स्पेंडिंग। तो नाटो क्या है, बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, जिसमें जो है बेसिकली मिलिट्री अलायंस जो कि 1949 में बनाया गया था। इसका मेन एम है कि जो अपने मेंबर कंट्रीज़ को मिलिट्री प्रोटेक्शन देना, अगर किसी एक पर अटैक होता है तो सभी उसका मिल के जवाब देंगे। और हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में है, और इसमें मोस्टली जो 32 कंट्रीज़ हैं, मोस्टली जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज़ इसमें रहते हैं ना, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं। रीसेंट न्यूज़ क्या है, बेसिकली रीसेंट न्यूज़ ये है कि नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रूट, उन्होंने कहा है कि रशिया का जो एग्रेशन देखते हुए नाटो मेंबर्स को अपनी मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है वो 400% तक बढ़ाने के लिए बोला है। और बेसिकली उन्होंने प्रपोज़ किया कि मेंबर कंट्रीज़ अपने GDP का 3.5% मिलिट्री स्पेंडिंग और 1.5% डिफेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, उस पर खर्च करें। तो ये उनका बेसिकली बोलना है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली
श्रीलंका एंड चाइना टू डीपन ट्रेड टाइज। तो श्रीलंका और चाइना ने ट्रेड और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 2 MOU साइन किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ये जो है बेसिकली दोनों कंट्रीज़ के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको लेकर कॉपरेशन बढ़ाने पर हुआ है। और बेसिकली जो श्रीलंका में जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखकर चाइनीज़ इन्वेस्टर्स का जो है वो इंटरेस्ट इसमें बढ़ रहा है, तो इसलिए हुआ है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।